तो शुभ समाचार में सबसे पहले बात वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की कर लेते हैं, जहां नए साल के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने वाली है और इसे देखते हुए वहां प्रशासन पुरजोर नई व्यवस्थाएं कर रहा है। भीड़ के प्रबंधन के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर के पास ड्रोन से तो निगरानी होगी ही, साथ ही पुलिस यहां सादे कपड़ों में घूमेगी। इसके साथ ही कल श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। भक्तों के लिए जरूरी है कि वो एडवाइजरी का ध्यान रखें ताकि उन्हें मुश्किलें ना हो। वहीं मंदिर में ठाकुर जी के लिए भी सर्दी के मौसम में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। एक तरफ उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए तो वहीं दूसरी तरफ उनका भोग भी मौसम को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जा रहा है। तो वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से सर्दी बढ़ने पर ठाकुर जी का ध्यान रखा जा रहा है, जहां उनके खाने पीने से लेकर उनके पहनावे तक के पूरे इंतजाम किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा आने वाले श्रद्धालु यहाँ भक्ति के रंग में सराबोर हो जाते हैं। वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो या फिर राधा वल्लभ मंदिर, आस्था के इन स्थलों में सदैव श्रद्धा की बयार बहती रहती है। विशेषकर वर्ष के अंतिम दिनों और नव वर्ष के प्रारंभ में यहाँ ठाकुर जी का आशीर्वाद लेने वालों की भीड़ रहती है, जिसके चलते इन दिनों यहाँ सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाते हैं। इस बार भी वर्ष के अंतिम और नव वर्ष के प्रारंभिक दिनों में मथुरा, वृंदावन से लेकर ब्रज के सभी धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने का अनुमान है, जिसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेंद्र कुमार पांडे ने वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के आसपास सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। आगामी चूंकि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को भीड़ अपने पीक पर पहुंचेगी, ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए यहाँ पर अलग से मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस अधिकारियों की और पुलिस बल की तैनाती की गई है और हम सब लोगों का मिलकर के प्रयास यही है कि बेहतर ढंग से हम लोग व्यवस्था दें, जिससे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं बेहतर एहसास के साथ जाएं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ ही भीड़ नियंत्रण से लेकर पार्किंग स्थलों की व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 2-3 तारीख तक विशेष भीड़ का आगमन यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में यहाँ आएंगे। उन श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उनके सुगम दर्शन हेतु पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सर्दी के इन दिनों में यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को विशेष रूप में ठाकुर जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ठंड में उनके लिए यहाँ पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए जा रहे हैं। भगवान राधा वल्लभ को हाथों में दस्ताने से लेकर पैरों में मोजे पहनाए जा रहे हैं, साथ ही रजाई भी उड़ाई जा रही है। इसके अतिरिक्त चांदी की अंगीठी के कच्चे कोयले में चंदन के साथ आग जलाकर उन्हें सर्दी से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। राधा वल्लभ लाल दोनों समय, सुबह श्रृंगार आरती के बाद में और भोग आने से पहले तक, और ऐसे ही संध्या आरती के बाद में शाम को और शयन भोग आने से पहले तक, दोनों समय कोयले की अंगीठी जलती है। उसमें चंदन का लकड़ी भी डाली जाती है खुशबू के लिए। ये रोज का, प्रतिदिन का रहता है। बसंत पंचमी से एक दिन पहले तक ये रहेगा। सर्दियों में ठाकुर जी को लगने वाले भोग का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। जो ठाकुर जी का प्रसाद है उसमें भी परिवर्तन होता है। ठाकुर जी का प्रसाद है, पंचमेवा का प्रसाद लगाया जाता है, केसर का प्रसाद लगाया जाता है। भाव है एक बालक की सेवा करने का भाव है, जो क्योंकि भगवान ब्रज में जब आए तो भगवान वृंदावन में भगवान की जो बाल रूप की सेवा होती है, भगवान के 7 वर्षीय रूप की यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में सेवा होती है। भगवान के प्रति सेवा का ये भाव यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी मुक्त कर देता है।
यहाँ पर दर्शन करने आए थे बांके बिहारी जी के, तो हमने देखा कि बहुत अच्छे से उनका सब देख रेख करते हैं यहाँ पर, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पे अनोखा ये दिखा कि जिस प्रकार की ठंड है पर ठाकुर जी के लिए अंगीठी जला के उन्हें सेवा प्रदान की जा रही है। आज भगवान की कृपा से मुझे उनके दर्शन हुए, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। और राधा वल्लभ जी के दर्शन के बाद तो मैं अब क्या ही कहूँ, राधे राधे। भगवान के प्रति ये भक्तों की गहरी आस्था ही है जो उन्हें यहाँ खींच लाती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात महाकुंभ की, जिसका काउंटडाउन चल रहा है। महाकुंभ के लिए भव्य तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं के लिए लगातार पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरीके से महाकुंभ में पहली बार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अंडर वाटर ड्रोन तैयार किया गया है, जो 24 घंटे पानी के अंदर हर गतिविधि पर निगरानी रखने में सक्षम है। खास बात यह है कि यह अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर है। ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक नजर रखने में सक्षम है। वहीं महाकुंभ में त्रिवेणी तट पर 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्ष की अनोखी दुनिया बसने जा रही है। यहाँ रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होंगे। साथ ही इस बार कुंभ में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर जल पुलिस तैनात की जा रही है, जो श्रद्धालुओं पर पैनी निगाह रखेगी। तो चलिए पहले देख लेते हैं महाकुंभ में पानी के भीतर तैनात महारक्षक यानी कि अंडर वाटर ड्रोन काम कैसे करेगा। संगम नगरी में महाकुंभ के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। जल, थल या नभ, हर स्तर पर सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पहली बार अंडर वाटर ड्रोन की तैयारी भी की जा रही है, जो 24 घंटे पानी के अंदर हर तरह की गतिविधियों पर निगरानी करने में सक्षम है। विशेष बात यह है कि ये ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर साबित होगा। ये ड्रोन पानी के नीचे 100 मीटर गहराई तक टो लेकर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने की विशेषताओं से लैस है। अंडर वाटर ड्रोन है जिसको हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। ये जल पुलिस और पीएससी द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये पहली बार इस प्रकार का जो ड्रोन है जो कि पानी के नीचे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है और स्क्रीन पे हम उसको देख सकते हैं कि कहां पर कोई वो व्यक्ति या कोई वस्तु है। तो तत्काल हम लोग डीप डाइवर्स की मदद से, अन्य जो हमारे रेस्क्यू के जो उपक्रम है उसके माध्यम से हम वहां तक पहुंच के उसको रेस्क्यू कर सकते हैं, उसको लोकेट कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। इस बेहद तेज रफ्तार और असीमित दूरी तक पानी के अंदर काम करने वाले ड्रोन को सुरक्षा के लिहाज से बड़ा हथियार माना जा रहा है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाएंगे, जिनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। महाकुंभ को बिना बाधा के सुरक्षित संपन्न कराने के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें आधुनिक तकनीकों की मदद भी ली जा रही है। जल में हम लोग लगातार हर प्रकार की निगरानी की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जो पीएससी के जो बाढ़ राहत दल है वो हर स्नान घाटों पर तैनात किए जा रहे हैं। 10 कंपनी जो पीएससी की है उसमें सारे कुशल तैराक हैं, जितने भी फ्लड कंपनीज के जवान हैं उनको विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित किया जा रहा है। उनके पास जो पीएससी बल है, जल पुलिस है, इनके पास पर्याप्त संसाधन है और नई टेक्नोलॉजी, जैसे आपने देखा कि आज अंडर वाटर ड्रोन को हम लोगों ने प्रोक्योर किया है, इस प्रकार की सारी अन्य भी बहुत सारे संसाधन है, जिसमें सोनार सिस्टम है, अन्य भी बहुत सारे जो हमारे पास आइटम्स हैं वो मौजूद हैं, जिसका हम लोग निश्चित तौर पे इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए प्रयोग करेंगे। फिलहाल एक अंडर वाटर ड्रोन उपलब्ध कराया गया है।
लेकिन जरूरत के हिसाब से इसकी संख्या बढ़ सकती है। इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट फॉर न्यूज टुडे। और अब आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 में भारतीय सेना पहली बार अहम भूमिका निभाएगी। भारतीय सेना श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेगी। सेना के डॉक्टर तीर्थयात्रियों को चिकित्सा सेवाएं देंगे। 24 घंटे विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता प्रदान करेंगे। आपात स्थिति में सेना के डॉक्टर्स मेडिकल सुविधाएं देंगे। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में 50 बेड की विशेष सुविधा शुरू की गई है। वहीं ओल्ड कैंट प्रयागराज में 45 बेड की अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है। ओडी फोर्ट में एक विशेष मोबाइल इवैक्यूएशन टीम तैनात की गई है। मेला ग्राउंड में क्लास 1 मेडिकल असिस्टेंट पोस्ट स्थापित किया जाएगा। साथ ही मोबाइल इवैक्यूएशन में 5 बेड, 2 वेंटिलेटर युक्त बेड शामिल किए गए हैं। वहीं महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए आईएएफ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उड़ान और आपदा राहत की कमान संभालेगी वायु सेना। यहां 24/7 उड़ान संचालन के लिए नोडल केंद्र स्थापित किया गया है। बमरौली वायुसेना स्टेशन में नोडल केंद्र स्थापित किया गया है। अनुसूचित, गैर अनुसूचित और चार्टर्ड उड़ानों की भी सुविधा है। स्टेशन पर कैट 2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जो खराब मौसम और लो विजिबिलिटी में भी उड़ानों का संचालन करेगा। यहां वायुसेना बचाव समन्वय दल की एक टीम भी तैनात रहेगी। तो आप देख सकते हैं महाकुंभ में सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में इस बार आपको रुद्राक्ष का भी अनोखा संसार दिखेगा। यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। संगम के किनारे इन ज्योतिर्लिंगों का निर्माण विशेष उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। मौनी बाबा के कैंप में स्थापित होने वाले शिवलिंगों के चारों ओर बड़ी संख्या में त्रिशूल भी बनाए गए हैं। जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेजी से अंतिम चरण की ओर बढ़ रही हैं। महाकुंभ में अद्भुत छटा बिखरेगी, इसकी झलक अभी से दिखाई पड़ रही है। इस बार के महाकुंभ में कई ऐसी चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी, जिसमें से एक है रुद्राक्षों से बनने वाले 12 ज्योतिर्लिंग, जिसकी तैयारी मौनी बाबा के इस कैंप में चल रही है। यहाँ पर इन्होंने एक लोहे का स्ट्रक्चर बनाया है और यहाँ पर 5 करोड़ 51 लाख से अधिक जो रुद्राक्ष है उनसे शिवलिंग तैयार किया जाएगा। संत परमाहंस आश्रम बाबा गूंज अमेठी के पीठाधीश्वर मौनी बाबा की ओर से रुद्राक्ष के 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण कराया जा रहा है। आखिर इसका उद्देश्य क्या है, वो इसका निर्माण क्यों करा रहे हैं, उनसे ही इसके बारे में जान लीजिए। रुद्राक्ष की 12 दिव्यतम भव्यतम महान ज्योतिर्लिंगों का निर्माण संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए, सुख शांति के लिए, आतंकवाद और महाकुंभ को भव्य बनाने के संकल्प को लेकर के 12 रुद्राक्षी ज्योतिर्लिंग की संकल्पना है। प्रत्येक शिवलिंगों का जो स्वरूप है वह 11 फुट का है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में 11 रुद्रों का प्रमाण प्राप्त होता है। रुद्र की संख्या में शिवलिंग की लंबाई होगी, 9 निधियां हैं उनकी संख्या में शिवलिंग की चौड़ाई होगी, सप्तपुरियां हैं उनकी संख्या में शिवलिंग की मोटाई होगी। ऐसे ही रुद्राक्ष की मणियों से सजेगी ये दिव्यतम नगरी। 5 करोड़ 51 लाख से अधिक रुद्राक्ष से संगम किनारे बनने वाले शिवलिंगों के चारों तरफ 11,000 त्रिशूल भी देखने को मिलेंगे, जिसका निर्माण कर लिया गया है। हर त्रिशूल अलग अलग रंगों का है और सबके पीछे एक उद्देश्य है। जैसे कि काले रंग का त्रिशूल आतंकवाद के नाश के प्रतीक के रूप में है, तो पीले रंग का महामारी का समन करने के लिए है। लाल रंग का त्रिशूल वैभव और लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, तो सफेद रंग का त्रिशूल ज्ञान की वृद्धि करने वाले प्रतीक के रूप में है।
सभी त्रिशूलों को रुद्राक्ष स्तंभों से अलंकृत किया जाएगा। प्रत्येक स्तंभ में 27,000 रुद्राक्ष लगाए जाएंगे। 12 द्वार बनेंगे, प्रत्येक द्वार पर विजय घंटे लगाए जाएंगे। उनके सामने 108 कुंड बनाए जाएंगे। प्रत्येक कुंडों में आहुति होगी। कुल आहुति संख्या 125 करोड़ होगी। जप संख्या 11 करोड़ होगी। दीपों की संख्या 1.25 करोड़ होगी। महाकुंभ बहुत ही बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जिसमें इस तरह के अलग अलग संकल्प वाले अनुष्ठान देखने को मिलेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सिर्फ जमीन पर ही नहीं होगी, बल्कि गंगा यमुना की लहरों पर भी होगी। दरअसल जल पुलिस ने ट्रैफिक नियमों की तर्ज पर संगम में चलने वाली नावों के लिए यातायात प्लान तैयार किया है, ताकि महाकुंभ के दौरान संगम में करीब 4,000 नावों का सही से संचालन किया जा सके। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, जिसके सफल आयोजन के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। सरकारी एजेंसियों का पूरा जोर इन दोनों महाकुंभ से जुड़ी हर व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में है, खासकर महाकुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर। यही वजह है कि जल पुलिस ने भी महाकुंभ के दौरान संगम पर चलने वाली नावों के लिए यातायात प्लान तैयार किया। ये प्लान कमोवेश सड़क के ट्रैफिक प्लान की तर्ज पर बनाया गया है। कुंभ के समय में पूरे जैसे आप सड़कों पर गाड़ियां सीक्वेंस से चलती हैं, वैसे ही आपको इस नदियों पर भी सीक्वेंस से पूरी नावें चलती नजर आएंगी। आप पीछे देखेंगे ये जो ट्रैफिक लाइन बनाया गया, यानी आप जब सड़कों पर जाएंगे तो ट्रैफिक सिग्नल मिलता है, वहाँ रुकती है गाड़ियां, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक लाइन के जरिए नावों को नियंत्रण किया जाएगा। और खास बात यह है कि ये कुंभ में जहाँ सड़कों पर ट्रैफिक किसी तरह बाधित ना हो, इसी तरह नाव को भी ट्रैफिक नियमों के अनुसार रखा गया, लिहाजा ट्रैफिक लाइन बनाई गई है। अब इसी लाइन के बीच से ही सारी नावों को चलना होगा। दरअसल महाकुंभ के दौरान 4,000 से ज्यादा नावें गंगा और यमुना की लहरों पर चलेंगी। इन नावों के आने जाने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए 12 किलोमीटर में नदी यातायात और सुरक्षा प्रबंधन की तैयारी की जा रही है। जल पुलिस के एसीपी के मुताबिक अभी यमुना नदी में 4 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 8 किलोमीटर लंबी रिवर लाइन का निर्माण गंगा नदी पर होगा। साथ ही 12 किलोमीटर के क्षेत्र में 17 सब स्टेशनों और एक फ्लोटिंग ट्रैफिक कंट्रोल स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा, ताकि नावों का संचालन आसानी से हो। बोटों की संख्या लगातार बढ़ती है और अभी आप देखेंगे आने वाले समय में यहाँ पर बहुत अत्यधिक बोटें हो जाएंगी, बोट्स हो जाएंगी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नावों को आपस में टकराने की कोई भी घटना ना होने पाए। बोट कैप्साइज की स्थिति से बचने के लिए हम लोगों ने एक एकल दिशा प्रणाली हमने अप्लाई की है, जिसमें कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी सारी बोट्स। वो मूवमेंट होगा हमारे यमुना पुल की ओर से संगम की ओर, जो है पूरब की दिशा में मूवमेंट होगा। और ये इनके लिए हमने 2 किलोमीटर की रिवर लाइन डाल रखी है, जिससे कि हम उसको बाइफरकेट कर सकें, डिमार्केट कर सकें। उसके लेफ्ट से और उसके राइट से, दोनों साइड से जो है हमारे बोट्स आएंगी और सेंटर से होके यूनिडायरेक्शनली वापस जाएंगी। इससे क्या होगा कि आपसी कोई जैसे भीड़ की स्थिति होती है तो हम रेगुलेट कर सकते हैं, बीच में रोक सकते हैं। कुछ जगह पे पॉइंट टू पॉइंट पे, जिसको आप चौराहा कहते हैं, नॉट एग्जैक्टली चौराहा के फॉर्म में नहीं, बट हम पॉइंट बना रहे हैं जिसपे हमारी बोट्स खड़ी होंगी, जो मोटर बोट्स हैं, वो ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे। भीड़ की दशा में उनको बीच में रोक दिया जाएगा। इसके अलावा नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी की टीमें भी तैनात होंगी, जिनके प्रोफेशनल गोताखोर संगम पर तैनात होंगे, जो जरूरत पड़ने पर लोगों को डूबने से बचाने का काम करेंगे। फायदा सबसे ये है कि जो हमारे एक आपाधापी का माहौल हो जाता है, हबजडनेस होती है, उसको हम बिल्कुल ऑर्डरली फॉर्म में ले आएंगे। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको क्रमिक रूप से हर व्यक्ति जो है, जो नाव आगे जा रही है वो स्नान कराएगी, वापस लौटेगी, अगली जाएगी। तो एक क्रमिक आप व्यवस्था पाएंगे, जिससे कि आपाधापी और कोई आपस में हजार्डस कुछ ऐसी संभावनाओं की बहुत कमी आने की वो रहेगी। हम इतना आश्वस्त हैं इस बात को।
महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पहले ही अलर्ट पर हैं। ये सतर्कता तब और बढ़ गई जब खालिस्तानी आतंकी गुरबतवंत सिंह पन्नू ने महाकुंभ को निशाना बनाने की धमकी दी, जिसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश खुद प्रयागराज पहुंचे और उन्होंने पूरे मेला क्षेत्र में घूमकर सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। थ्रेट्स हमेशा कुंभ में आते रहे हैं और उसको यूपी पुलिस डील करती रही है। ये बात सही है कि इस बार थोड़ा हाइटेंड सिक्योरिटी रिस्क है, खास करके जो अभी रिसेंट घटनाएं हुई हैं और रिसेंट थ्रेट्स मिले हैं, उसके लिए पूरी तैयारी एटीएस और एसटीएफ द्वारा की जा रही है। जनपदीय पुलिस को भी ब्रीफ किया जा रहा है ऐसी परिस्थितियों को निपटने के लिए, और इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन डिफरेंट लेवल्स पर केंद्रीय एजेंसीज के साथ समन्वय, ये सभी कार्रवाई की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि इस बार महाकुंभ के लिए 7 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, जिसके तहत जमीन से लेकर आसमान तक चौकसी बरती जाएगी। इस काम में हाईटेक सुरक्षा उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा में चूक की कोई गुंजाइश बाकी न रहे। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। आपको लेकर चलते हैं पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के बीच, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। हर ओर केवल बर्फ ही बर्फ है। पहाड़ों पर कई जगह इन दिनों पारा माइनस में चल रहा है, जिससे बर्फबारी जबरदस्त हो रही है। हालात ये हैं कि शिमला में पानी जमना शुरू हो गया है। शिमला के लोगों का इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। शिमला में बर्फबारी से यहां स्थानीय लोगों को काफी फायदा होता है। शिमला में बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं। वहां जहां बर्फबारी ज्यादा हो रही है, वहां से आवाजाही सुगम बनाने के लिए काम भी लगातार जारी है। डोडो में सड़कों पर मोटी बर्फ की चादर बिछी है, तो बड़ी बड़ी मशीनों को लाया गया है, रास्ते को साफ किया जा रहा है, बर्फ हटाई जा रही है। वहीं उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी होने की वजह से स्थानीय लोग अपने पशुओं को सुरक्षित जगहों पर लेकर जा रहे हैं। अगर मौसम विभाग की माने तो 27 दिसंबर यानी कि शुक्रवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका मतलब पहाड़ों पर वीकेंड और नए साल पर फिर से बर्फबारी हो सकती है। देखिए, कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिमला, मनाली, डोडा की ये तस्वीरें हैं, चौपता की तस्वीरें। पहाड़ों पर बर्फ का साम्राज्य आपको हर तरफ नजर आएगा, लेकिन ऐसे में नए साल के जश्न में तमाम पर्यटक और लोग डूबे हुए हैं, जो पहाड़ों का इस वक्त रुख कर रहे हैं। क्रिसमस के साथ ही नए साल के जश्न की शुरुआत हो जाती है और उसकी रंगत भी देखने को मिल रही है। लेकिन लगातार पहाड़ों पर बर्फ पड़ने की वजह से रास्ते जाम हो गए हैं और उन्हें साफ किया जा रहा है। और अब आपको ये हर एक तस्वीर बर्फबारी की हम दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं शिमला में, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। जिस तरफ हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, उसी तरह शिमला के हर कोने में पर्यटकों को भी देखा जा सकता है। नए साल और वीकेंड को एंजॉय करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। इस बीच शिमला में पानी जमने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में शिमला में और भी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ सकती है। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ गई है, इनके आने जाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पानी बर्फ भी जमने लग गया, पानी भी जमने लग गया। तो देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बर्फबारी जो है वो शिमला में हुई है, और हालांकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को लिए ये बहुत खुशी की खबर है, बागवानों के लिए विशेष तौर से। तो जहाँ तक संपर्क मार्गों का और मुख्य मार्गों का प्रश्न है, तो जो राजधानी को जो मार्ग जोड़ते हैं वो अन्य राज्यों से वो तो खुले हैं। शिमला से ऊपरी शिमला की तरफ जाने वाले मार्ग को कल लगभग खोल दिया गया था, लेकिन उसमें क्योंकि आपको मालूम है कि टेम्परेचर बहुत डाउन है और सड़कों पर फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और लेट इवनिंग आवर्स में लोगों को ऐसे मार्गों पर न जाने की सलाह दी गई है। क्रिसमस बीत चुका है, अब बारी है नए साल के स्वागत की। मनाली में तो नए साल से पहले ही उसके स्वागत में लोग झूमने लगे हैं। मनाली का मॉल रोड पर्यटकों से पूरी तरीके से भर चुका है। रात रात तक नाच गाना मस्ती की पाठशाला लगती है। धीरे धीरे पर्यटकों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है।
नाच, गाना, डांस और खूब सारी मस्ती। मस्ती की ये पाठशाला लगी है हिमाचल प्रदेश के मनाली में। न तो यहाँ किसी सेलिब्रिटी का कॉन्सर्ट चल रहा है, न ही ये भीड़ किसी एक्टर एक्ट्रेस को देखने के लिए यहाँ पहुँची है। ये सभी तो यहाँ नए साल के स्वागत के लिए आए हैं और अपनी ही मस्ती में मशगूल हैं। सारे जहाँ से लोग आए हैं मनाली में, अलग अलग जगह से, कोई दिल्ली से, कोई मणिपुर से, कोई मद्रास से, तो कोई मुंबई से। और जाहिर सी बात है जिस तरह से उल्लास नजर आ रहा है, यहाँ पे लोग झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें माइनस तक में जा रहा है तापमान, फिलहाल तो 5 डिग्री है, लेकिन उसी बीच में आप देख सकते हैं लोगों में जो जोश है उसी से गर्मी आ रही है, क्योंकि लगातार डांस पार्टी चल रही है। और यहाँ पे जिस तरह से लगातार बॉलीवुड के गाने हैं, पंजाबी गाने हैं, वो सारा चल रहा है। और ये कोई कॉन्सर्ट नहीं है, ये है मॉल रोड। क्रिसमस से शुरू हुई मस्ती की ये पाठशाला 31 दिसंबर की रात यानी नए साल के स्वागत तक चलेगी। और इस मस्ती की पाठशाला में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग मनाली पहुंच रहे हैं। फिर तापमान चाहे माइनस में ही क्यों न चला जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली से आए। तो दिल्ली वालों का फेवरेट क्या है? दिल्ली वालों का फेवरेट स्टेप पता? फेवरेट स्टेप। देखिए दिल्ली वाले पंजाबी गानों पे मनाली में माल रोड दिल खोलकर सैलानियों के स्वागत को तैयार है। यहाँ के होटल और चौक चौराहे रंगीन रोशनी से जगमगा रहे हैं। आलम ऐसा है कि अभी से लगभग सारे होटल की बुकिंग फुल हो चुकी है। क्या लग रहा है यहाँ पे देख के? यहाँ पे वाइब अच्छा है, बहुत ज्यादा, बहुत वाइब अच्छी है। क्राउड भी अच्छी है, वाइब भी अच्छा है, लोग भी अच्छे हैं हिमाचल के। क्या एक्सपीरियंस है? पहली बार आए हैं, क्या है? देखिए 5 डिग्री है। फर्स्ट टाइम आए हैं। 5 डिग्री हो रहा है और सुबह सुबह तो माइनस में चले जाता है। कैसे कोप अप कर रहे हैं आप लोग? तो यहाँ से आए हैं बॉम्बे और अहमदाबाद, यहाँ पे कहाँ पे इतनी कहीं नहीं है यहाँ, बहुत ठंड है, लेकिन एंजॉयमेंट में कुछ नहीं दिख रहा है। ठंड वगैरह कहीं नहीं पड़ती है। हमारे अहमदाबाद में भी 21 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे माइनस में चल रहा है, पर इतना एंजॉय आ रहा है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। मौसम विभाग ने 27 दिसंबर यानी शुक्रवार से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावनाएं जताई है, जिसका मतलब पहाड़ों पर वीकेंड और नए साल पर फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो सकता है। इसीलिए मनाली, शिमला समेत दूसरे हिल स्टेशनों पर सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिर शुरू होने से जाहिर है मैदानों पर ठिठुरन बढ़ेगी, लेकिन इससे बेपरवाह ये लोग बस नए साल का जश्न मनाने का इंतजार कर रहे हैं। मनाली से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में इतनी बर्फ गिरी कि यमुनोत्री की शीतकालीन प्रवास खरसाली में सड़कें ही बंद हो गई। एहतियातन फिलहाल गाड़ियों के लिए इस रास्ते को बंद करना पड़ा। इसी तरह चमोली में बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है। वहां से कई पशुओं को सुरक्षित हनुमान चट्टी भेजा गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार किया जा रहा है, ताकि नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे सैलानियों को परेशानी न हो। इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। पेड़ पौधों तक ने खुद को कुदरत के सफेद रंग में रंग लिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में, और खरसाली में ये वो सड़क है जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को खरसाली से शीतकालीन प्रवास से जोड़ती है, लेकिन स्नो कवर्ड ये सड़क बिल्कुल बंद हो गई है। इससे पूर्व भी कुछ जो वाहन यहाँ पर जो आवाजाही करते हैं उनको रोक दिया गया है। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, आप कैमरामैन थोड़ा दिखाएं किस तरह से अपने पशुओं को, मवेशियों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहे हैं जहाँ पर बर्फ नहीं होती है या अन्य कार्य से ये लोग जा रहे हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं। सर क्या नाम है आपका? महादेव प्रसाद। उनियाल जी। हाँ जी, हाँ जी। बर्फबारी काफी हुई है? बर्फ काफी पड़ी है अभी।
चमोली में बद्रीनाथ धाम के पास सड़कों के किनारे बर्फ के छोटे छोटे पहाड़ बन गए। ये बर्फ इंसान ही नहीं बेजुबानों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रही है। बर्फबारी से यहाँ उनके लिए चारे की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में जिला प्रशासन ने 15 से ज्यादा गाय भैंसों को रेस्क्यू कर सुरक्षित हनुमान चट्टी पहुँचा दिया। बर्फबारी का ये सिलसिला जम्मू कश्मीर के डोडा में भी दिखा। दूर दूर तक पहाड़ों से लेकर सड़कें सफेद चादर से ढक गई, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थमने लगी। मगर अब वहाँ की ज्यादातर सड़कों से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। बर्फ पड़ा पूरा ऊपर तक पड़ा था, पूरा हमने ये साफ कर दिया है सर। पूरा नमक डाला, इसमें यूरिया डाल ताकि टूरिस्ट आ रहे हैं, कोई स्लीपिंग ना हो, कोई कुछ ना हो, आराम से पहुंचे ऊपर। गुलडंडा में टूरिस्ट जगह है, पूरे टूरिस्ट आ रहे हैं ऊपर। तो पूरा हमने ये क्लियर कर दिया, नमक डाला, यूरिया डाला, पूरा नीचे तक पूरा बर्फ साफ कर दिया सर हमने। इसी तरह अलग अलग इलाकों में सड़कों से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है, ताकि नए साल में मौज मस्ती के लिए पहुंच रहे सैलानियों को कोई मुश्किल पेश न आए। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नेपाल का आसमान रंगीन हो गया। दरअसल नेपाल ने अपना पहला हॉट एयर बलून फेस्टिवल मनाया। 25 हॉट एयर बलून नेपाल के पोखरा के आसमान में मंडराते दिखाए। ये इवेंट हिमालय में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के मकसद से आयोजित किया गया था, जिसमें इस इवेंट में देश विदेश के कई लोगों ने हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, यहां पहुंचे लोगों को नेपाल की कला और संस्कृति से रूबरू होने का मौका भी मिला। नेपाल के पोखरा शहर का आसमान मंगलवार को कई हॉट एयर बलून से रंगा दिखा। यहाँ बेफिक्री से उड़ते ये हॉट एयर बलून हवा से बातें करते नजर आए। कुछ इस तरह से नेपाल ने अपना पहला इंटरनेशनल हॉट एयर बलून फेस्टिवल मनाया, जिसमें 25 हॉट एयर बलून ने हवा में उड़ान भरी। Very nice area to fly. Perfect weather for ballooning, not too much wind. You could fly any direction, so yeah, great. इस रोमांच का आनंद लेने के लिए अलग अलग देशों से लोग पहुंचे थे, और जो लोग हॉट एयर बलून में सैर नहीं कर पाए, वो नीचे अपने मोबाइल से इन हसीन नजारों को कैद करते दिखे। इतना ही नहीं, इस फेस्टिवल में नेपाल के लोक संगीत का जलवा भी दिखा, जिसमें लोक कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इस तरह के इवेंट का मकसद एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।